हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिहारी जी के गुरु, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट मीन्स द सेल चैप्टर, जो कि हमारा रहने वाला है 25 मिनट शो के अंदर। तो 25 मिनट शो के अंदर हमारा ज्योग्राफी चैप्टर सोलर सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है, और आज उसका सेकेंड पार्ट था, सेकेंड लेक्चर था। और इसके बाद उसमें भी आगे की टॉपिक्स, आगे का चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा, जियोग्राफिक चैप्टर्स पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो जाइए, आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट मीन्स द सेल चैप्टर की कहानी। इसमें हम लोग समझने जा रहे होंगे, इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि सेल चैप्टर सॉरी सेल चैप्टर में क्यों सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स कि किसी भी जीवित चीज़ का, इट मीन्स कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा इकाई होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसे हम लोग सेल क्यों कहते हैं। सेल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, डिस्कवरी कहाँ से हुआ, किसने किया डिस्कवरी, और उसके जो थ्योरीज हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना थ्योरीज दिया था। तो उस थ्योरीज को भी हम लोग समझ रहे होंगे इसी वीडियो के अंदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफरेंस क्या होता है। एक्सप्लेन सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट। हम लोग देख रहे होंगे कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस क्या क्या है। फिर हम लोग देख रहे होंगे कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल के सेल के स्ट्रक्चर को भी कंपेयर कर रहे होंगे। फिर हम लोग देख रहे होंगे कि सेल स्ट्रक्चर ऑफ टू लाइफ प्रोसेस का जो भी सेल स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोग रिलेट कर रहे होंगे, सच है न्यूट्रिशन को, रिस्पिरेशन को और रिप्रोडक्शन को हम लोग रिलेट करते हुए आगे समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये प्यारा सा और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, उसे तो शुरू करते हैं कि सेल, आखिरकार ये सेल है क्या। तो सेल को हम लोग कहते हैं, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि कोई सा भी जीवित प्राणी हो, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल। ऐसा नहीं है कि सेल सबसे छोटा इकाई है, इससे भी छोटा इकाई होता है मॉलिक्यूल्स होता है, उससे छोटा इकाई होता है एटम्स। और हम लोगों को पता है कि एटम्स का भी सबसे छोटा इकाई होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का भी सबसे छोटा इकाई होता है इलेक्ट्रॉन। और ये ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें, बट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सेल को ही आगे देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कि अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शनल यूनिट है, किसका, तो लाइफ का। सेल आर लाइक ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग, जस्ट एज ब्रिक्स फॉर्म अ बिल्डिंग, सेल्स फॉर्म ऑर्गेनिज्म। जैसे कि छोटे छोटे ईंट मिलकर पूरे बिल्डिंग को खड़े कर देते हैं, वैसे ही छोटा छोटा सेल्स मिलकर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को जूम करके देखेंगे, किसी भी पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को हमारे शरीर का जूम करके देखेंगे, तो हम लोग को दिखेगा एक छोटा छोटा ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर भी। एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें एक ओनियन का चर्चा किया गया। अगर ओनियन को हम लोग जूम करके देखेंगे उसमें एक ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। लाइफ प्रोसेस इन सेल्स ऐसा है कि हमारा जैसे शरीर में लाइफ प्रोसेस होता है, हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, ग्रोथ होता है हमारे शरीर में, एक्सक्रेशन होता है, सेम एज इट इज़ सेल में भी सेम प्रोसेस होता है। ये भी न्यूट्रिशंस लेता है, इसके अंदर भी रिस्पिरेशन होता है, ये भी ग्रोथ करता है, ये भी एक्सक्रेट करता है और रिप्रोड्यूस करता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली मीन्स कि स्टिमुली दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुली, एक होता है इंटरनल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली की रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है वो, रिस्पॉन्स टू द थिंग्स
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइट दिख रहा है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, अचानक से आँख बंद कर लेंगे। तो ये सब हो गया एक्सटर्नल स्टिमुली, कि हम लोग लाइट को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं देख के। और एक होता है इंटरनल स्टिमुली। इस इंटरनल स्टिमुली में जस्ट लाइक हम लोग को भूख लगा तो अंदर से हम लोगों को लगता है कि अब कुछ खाना चाहिए, तो ये इंटरनल स्टिमुली है। इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जो हम लोग करते हैं, हमारा शरीर करता है, वैसे ही सेम एज इट इज़ ये सेल भी रिस्पॉन्स करता है इस चीज़ के लिए। तो सेल दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। नाम में ही लग रहा है कि यूनिसेलुलर है, इट मीन्स कि ये सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल का होता है ये। और मल्टी सेलुलर मीन्स कि ये मोर देन टू सेल्स, टू और मोर देन टू सेल्स, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर्स। एग्जाम्पल्स हम लोगों को याद रखना है, क्या है एग्जाम्पल्स यूनिसेलुलर का, तो अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लेना और पैरामीशियम। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकता है कि इन सभी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो हम लोग इजीली टिक लगा सकते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लेना या पैरामीशियम में से कोई एक को। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग खुद एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स कि हमारा शरीर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना है और मोर देन टू सेल से बना है। नॉट ओनली ह्यूमंस, कोई ट्री हो, ट्री भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, या फिर काऊ हो, फिश हो, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है जो हम लोगों को नेक्ड आई से दिख रहा है, वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉट ओनली नेक्ड आई से दिख रहा है, ऐसा बहुत सारा सूक्ष्मदर्शी प्राणी भी है, सूक्ष्मदर्शी ऑर्गेनिज्म भी है। तो उन सभी को भी हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रख सकते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज़्यादा से बना हो, इट मीन्स कि टू और मोर सेल से बना हो, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो गवर्नमेंट फैक्ट्स क्या क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है कि सेल जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सेल, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा उसमें, एक रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चरल, सेकंड ऑप्शन रहेगा फंक्शनल एंड यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, थर्ड ऑप्शन रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, उसमें डायरेक्टली हम लोग ये लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, और फर्स्ट सेल जो था वो कैसा खोजा गया था। तो डिस्कवरी शुरू होता है रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा पहला सेल को देखा जाता है, जो कि उन्होंने 1665 में देखा था। और इन्होंने जो देखा था वो एक कॉर्क सेल में देखा था, यानी कि डेड सेल में देखा था इन्होंने। डेड सेल मीन कि जैसे कि ये बोतल है, तो बोतल के ऊपर का पहले आप लोग देखते होंगे एक कॉर्क, यानी कि एक ढक्कन लगा रहता था लकड़ी का, ठीक है। तो उसी लकड़ी के ढक्कन को वो निकाले और बस ऐसे ही फन में उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्हें दिखा कि एक सेल, छोटा सा सेल उसमें दिख रहा है, छोटा छोटा सेल, जिसको वो अपने लैंग्वेज में सेल कहा था उन्होंने। और सेल का मतलब होता है अ लिटिल होम, अ लिटिल होम सेल का मतलब होता है, ठीक है। तो पहला सेल किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कब खोजा था, 1665 में खोजा था। और वो कैसा सेल था, डेड सेल था, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है अ लिटिल होम, ठीक है, जिसको लैटिन नेम में हम लोग कहते हैं सेल्यूला। इट मीन्स कि स्मॉल होम। ही ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स ओनली, और इन्होंने ओनली डेड सेल्स को ही ऑब्जर्व किया था। बाद में इन फ्यूचर 1674 में एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था एक लिविंग सेल को। लिविंग सेल को किस में देखा था इन्होंने, एक पॉन्ड था, तो पॉन्ड में से वो पानी निकाल के लाए और उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा। तो उन्होंने देखा कि छोटा छोटा सेल्स दिख रहा है जो कि चल रहा था, इट मीन्स कि वो लिविंग सेल्स था। तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने 1664 में कैसा सेल देखा, लिविंग सेल देखा। और वो कहाँ पे देखे थे, तो
पॉन्ड वाटर के अंदर देखे थे। ठीक है, दो बात हम लोगों ने देखा। रॉबर्ट हुक, फर्स्ट सेल डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 1674 में, 1665 में, सॉरी। फर्स्ट सेल 1665 में खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेकेंड एंटोनी वैन लियोवेनहॉक के द्वारा खोजा गया है 1674 में, जो कि लिविंग सेल था। अच्छा ठीक है, लिविंग सेल तो खोजा गया है एंटोनी वैन लियोवेनहॉक के द्वारा, तो किसे हम लोग कह सकते हैं फादर ऑफ सेल? तो फादर ऑफ सेल हम लोग कहते हैं रॉबर्ट हुक को, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग कहते हैं एंटोनी वैन लियोवेनहॉक को। ठीक है, दो बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था डिस्कवर द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था 1831 में। हम लोग को क्या याद रखना है? इसका डेट याद रखना है, सॉरी इसका ईयर याद रखना है। फर्स्ट सेल किसने देखा? लिविंग सेल किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या खोजा था? न्यूक्लियस खोजा था। किस में? तो प्लांट सेल के अंदर में। आइडेंटिफाइंग इट इज़ एज अ डेंस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था ये एक डेंस और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है किस में? तो एक सेल के अंदर। और आफ्टर डैट जेई प्रुकेंजे आए। जेई प्रुकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। इट मीन्स कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म देखा। कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म इन 1839। तो 1839 में प्रुकेंजे ने क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था, जो एक फ्लूइड लिविंग सब्सटेंस है किसके अंदर? तो सेल के अंदर। जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये तैर रहा होता है किसके अंदर? तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ये सब कुछ तैर रहा होता है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सभी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए इस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने देखा क्या क्या है। रॉबर्ट हुक के बारे में देखा, एंटोनी वैन लियोवेनहॉक के बारे में देखा, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में देखा और जेई प्रुकेंजे के बारे में देखा। इन चार साइंटिस्ट को हम लोगों को याद रखना है, उनके ईयर्स को याद रखना है, उन्होंने क्या खोजा है वो याद रखना है। एग्ज़ाम टिप्स चलिए हम लोग देखते हैं। एग्ज़ाम टिप्स में क्या है? हाँ, तो एग्ज़ाम टिप्स में हम लोग को देखना है हुक। हुक क्या? यानी कि रॉबर्ट हुक, डेड सेल्स। हुक डेड सेल्स, लियोवेनहॉक लिविंग सेल्स, ब्राउन न्यूक्लियस, पुरक्विंजे प्रोटोप्लाज्म। ये हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, आप एक बार पढ़ लें इसे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ऑप्शन देख के आराम से टिक लगाया जा सकता है। किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है, बस नॉर्मली इसे देखना है और समझ के याद कर लेना है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी मीन्स कि सेल का उत्पत्ति कैसे हुआ, सेल कैसे आया। ये वो वाला बात याद आ रहा है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आया। तो ये तो नहीं पता हमें कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, लेकिन हम लोग ये ज़रूर बोल सकते हैं कि पहले सेल होगा और सेल से ही दूसरा सेल बना होगा। इट मीन्स कि every cell consists of, or every cells made up of different kind of every new cell arises from a pre-existing cell। ठीक है, और दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल से बना है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तीन पोस्टुलेट्स हैं जो कि कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया है। पहले साइंटिस्ट थे कि मैथ्यूज स्लाइडन 1838 में। इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। स्लाइडन ने क्या बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। और स्लाइडन के बारे में हम लोग को बता दें आप लोगों को कि स्लाइडन जो थे एक बॉटनिस्ट थे, और शॉन यानी कि 1839 में जो आए उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्फ। ये एक जियोलॉजिस्ट थे। स्लाइडन क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे, और शॉन जो थे वो एक जियोलॉजिस्ट थे। उन दोनों ने सेल थ्योरी दिया था। उसके बाद आया
आए रुडोल्फ विर्चॉ 1855 में, जिन्होंने बताया कि सेल, जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। ये तीन हम लोगों को याद रखना है। अगर कोई पूछे कि सेल थ्योरी किसने दिया है, तो हम लोग बता सकते हैं कि स्लाइडन एंड शॉन ने दिया था। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडन एंड शॉन ने दिया। देन आफ्टर रुडोल्फ विर्चॉ आए 1855 में, जिन्होंने बताया कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एग्जाम फैक्ट्स क्या है? स्लाइडन ने प्लांट के सेल्स के बारे में बताया कि जितने प्लांट सेल हैं वो जितने प्लांट्स हैं वो भी सेल से बने हैं। शॉन आए, वो एनिमल्स के बारे में बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से बने हैं। उसके बाद विर्चॉ आए, विर्चॉ ने बताया कि जितने भी सेल हैं वो सेल से बने हैं, यानी कि सेल कभी ख़त्म नहीं होता, वो एक सेल दूसरा सेल बनाकर ही ख़त्म होता है। चलिए ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 स्लाइड में देखा। अगर आप लोगों को किसी भी बात पे प्रॉब्लम आ रहा हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दें। डाइवर्सिटी इन सेल्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी इन सेल्स, यानी कि सेल में डाइवर्सिटी, कैसे सेल्स होते हैं, किस टाइप के सेल्स होते हैं, और सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या सारे सेल्स का स्ट्रक्चर एक होता है? अगर नहीं होता तो सेल का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग जैसे देखते हैं कि आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बाई कॉन्केव होता है, डिस्क शेप का होता है। बाई कॉन्केव डिस्क शेप मीन्स कि अगर आप लोग एनपेलिवेट चॉकलेट खाए होंगे तो वो सेम टू सेम उस टाइप का ही आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। ये हल्का उठा हुआ रहेगा और अंदर में हल्का गोल गोल टाइप का रहता है, जो अंदर की ओर रहता है। ये वाला पार्ट अंदर की ओर रहता है, इसी को कहते हैं बाई कॉन्केव डिस्क स्ट्रक्चर। ये ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा के रखता है और ऑक्सीजन इस पर अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस पार्ट में ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक पॉइंट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। उसके बाद आता है नर्व सेल्स, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड ट्रांसमिट सिग्नल्स। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आया क्या? तो नर्व सेल आया, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड ट्रांसमिट्स सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। नर्व सेल का काम क्या है? तो ये एक बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड ट्रांसमिट्स सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये बहुत लंबा सा होता है और ये ब्रांच्ड होता है। इसका काम क्या है? तो सिग्नल को ट्रांसमिट करना लंबे डिस्टेंस तक, यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कमर तक जाता है ये नर्व सेल्स, हमारे फिंगर से ब्रेन तक जाता है ये नर्व सेल्स लेकर। ये बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है। इसका स्ट्रक्चर लंबा इसलिए होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये इस टाइप का ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये इस टाइप का ब्रांच्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है कि आराम से किसी भी पॉइंट तक सिग्नल पहुँचा सके और सिग्नल कैरी करके जा सके। मसल सेल्स कैसा होता है? तो स्पिंडल शेप का होता है, अलाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल सेल्स वैसे भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए ही होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा तो वो मसल्स फिर टाइट हो जाएगा और स्पाज्म हो जाएगा। तो मसल्स क्या है? मसल सेल्स कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मदद करता है। यानी कि हम लोग जैसा भी सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम लोगों को दिख रहा है कि सारा स्ट्रक्चर उसके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन आए कि सेल का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, तो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, तो अमीबा इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा का शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। सारा अमीबा अलग अलग टाइप का हो सकता है और चेंजेस शेप यूजिंग स्यूडोपोडिया। ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है, ऐसा ऐसा जो दिख रहा है आपको, ये होता है स्यूडोपोडिया, फॉल्स स्ट्रक्चर, यानी कि वो फूड को देखकर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, ठीक है। स्पर्म सेल होता है, लॉन्ग विथ टेल, फ्लैगलम इनेबल्स मूवमेंट। स्पर्म सेल कैसा होता है? तो लॉन्ग होता है विथ टेल, इसके पास पूंछ भी होता है। ये ऐसा कुछ 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 होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। स्पर्म सेल कैसा होता है? तो लॉन्ग होता है विथ टेल, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैगलम, और इसको मूवमेंट करने में यही मदद करता है। एक सेल लार्ज एंड राउंड, एक सेल कैसा होता है? जो भी एक सेल होगा वो राउंड होगा और बड़ा होगा।
स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल का नाम आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। वैसे हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। तो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा इतने टॉपिक में कि सेल का स्ट्रक्चर और शेप जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो की फैक्ट्स क्या क्या है, शेप ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। की फैक्ट्स क्या है, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है कि सेल का जो भी फंक्शन होगा, सॉरी सेल का जो भी शेप होगा, जो भी शेप और साइज होगा उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को जो भी हम लोगों ने हमने आपसे पूछा था कि लार्जेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, उसको हम लोग इस वाले सेक्शन से कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन आरबीसी, आरबीसी का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है, डिस्क शेप का होता है और उसका साइज क्या होता है, तो 7.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, 1 से 5 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। ह्यूमन आरबीसी 7 to 8 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 1 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने पूछा था कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। विजिबल टू नेक्ड आइज, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, क्योंकि ऑस्ट्रिच का साइज़ आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्ट्रिच कितना बड़ा होता है, अगर आप लोग जू गए होंगे तो उसका अंडा का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सबसे बड़ा सेल है, सिंगल सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का डायमीटर कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। आप लोगों को ये बात जान के थोड़ा हैरानी भी हो सकती है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन है, न्यूरॉन है, जो कि 1 मीटर तक हो सकता है। साइज वेरीज विथ फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, साइज वेरी कर सकता है, कैसे, तो उसके फंक्शन पे, उसके कॉम्प्लेक्सिटी पे, उसके वर्क पे। जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे लार्जेस्ट सेल जो था, सबसे लार्जेस्ट सेल था ऑस्ट्रिच का। क्यों है, क्योंकि अगर वो छोटा होगा तो उसका बच्चा भी छोटा होगा, उसको बढ़ने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लॉन्गेस्ट सेल कौन है, न्यूरॉन है। क्यों है न्यूरॉन, क्योंकि अगर न्यूरॉन छोटा रहा तो उसको सिग्नल पहुंचाने में टाइम लग जाएगा, बट इट वांट अ क्विक रिस्पॉन्स, स्टिमुली। स्टिमुली अभी हम लोग देखा था, क्विक रिस्पॉन्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, तो ये न्यूरॉन, ठीक है। एग्जाम फैक्ट्स में हम लोग दो बात देख रहे हैं कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं, जिसे किसने दिया था, विस्चॉ ने दिया था 1855 एडी में। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज, एडाप्टेशंस टू फंक्शन। इट मीन्स कि जैसा भी साइज होगा, जैसा भी शेप होगा, वो डाइवर्स करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, डाइवर्स किस पे करेगा, वो तो उसके फंक्शन पे, उसके स्पेसिफिक फंक्शन पे वो सब डिपेंड करता है। आई होप कि अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, और क्योंकि हम लोगों को ये 25 मिनट्स तो ही बनाना है, छोटा सा वीडियो बनाना है, तो हम लोग इसीलिए जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा टॉपिक बचा भी नहीं है, तो ठीक है। आगे देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस पे ज़्यादा हम रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि यूनी मीन्स होता है सिंगल, मल्टीसेलुलर मीन्स होता है एक से ज़्यादा सेल वाला। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, यूग्लेना बैक्टीरिया, क्लैमिडियोमोनास, ये सभी एग्जांपल है किसका, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। इसमें जो होता है यूनिसेलुलर में, इसमें टिश्यूज़ एब्सेंट होता है, बॉडी कम्प्लेक्सिटी सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। रिप्रोडक्शन इसमें रैपिड रिप्रोडक्शन होता है। एडवांटेज क्या है, सिंपल होगा स्ट्रक्चर में, क्विक रिप्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाम फैक्ट, अमीबा यूनिसेलुलर है, यूग्लेना यूनिसेलुलर है, ये बात आपको पता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बना होगा, मिनी सेल्स विथ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ह्यूमन, डॉग, काउ, मैंगो ट्री, फिश, any kind of tree, any kind of living organism which is visible with naked eyes are called multicellular organism, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो हमारे नेक्ड आई से नहीं दिख रहा है, बट फिर भी वो क्या है,
मल्टी सेलुलर है क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। टिश्यूज़ क्या क्या है? अच्छा ठीक है, हम लोगों ने बोला कि अभी हमने बोला कि नेक्ड आई से दिखने वाला है, तो आप बोलेंगे कि सर एग भी तो है जो नेक्ड आई से दिखता है, लेकिन नहीं। एग्स को छोड़कर जो भी फंक्शन कर रहे हैं, डे टू डे फंक्शंस कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो दिख रहा है चलता हुआ, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा सेल से बना हुआ चीज़ को हम लोग मल्टी सेलुलर के अंदर डालते हैं। टिश्यूज़ प्रेजेंट होता था, यूनिसेलुलर में टिश्यूज़ अब्सेंट था। ठीक है, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स फिगर होता है, इसका फंक्शंस बहुत सारा होता है, हर एक सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग फंक्शन कर रहा होता है। स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेन्स, इसमें क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेन्स होगा वो अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शंस कर रहा होगा, उसका स्पेशलाइज्ड सेल्स होगा जो सारा अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है? एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशंस। एडवांटेज है कि एफिशिएंसी, ये बहुत अच्छे से काम करता है और इफ़ेक्टिव वे में काम करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्ज़ाम फैक्ट्स में चलिए ठीक है कि ह्यूमंस जो भी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दो टाइप ऑफ सेल होता है, यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि दो टाइप का सेल होता है। कौन कौन सा होता है? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यू को आप एक सेकेंड के लिए यस मान लीजिए, ठीक है, और प्रो मीन्स की एब्सेंट मान लीजिए। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, चलिए आगे देखते हैं। यू यस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग देख रहे हैं कि बिफोर न्यूक्लियस, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले वाला चीज़ जो भी होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएगा। नो ट्रू न्यूक्लियस, अभी मैंने बोला एब्सेंट है, क्या क्या एब्सेंट है? तो नो ट्रू न्यूक्लियस, इसमें कोई भी न्यूक्लियस आपको नहीं दिखेगा। डीएनए होगा लेकिन नेक्ड डीएनए होगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड रीजन के कारण होगा इसमें नेक्ड डीएनए। नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, इसमें कोई सा भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस, इट मीन्स कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यस, इसमें क्या था? नो। यस, इट मीन्स कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा इसमें। इसका साइज क्या होगा? प्रोकैरियोटिक का साइज होगा 1 to 10 माइक्रोमीटर, और और यूकैरियोटिक का होगा 10 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक 1 to 10, यूकैरियोटिक 10 to 100 माइक्रोमीटर का। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट इन प्लांट्स फंगी ओनली। यूकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होगा बट ओनली किस में होगा? प्लांट्स में होगा और फंगी में होगा। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक में किस में? तो पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये ओनली एग्जांपल है, ठीक है, और इसमें प्लांट्स में होगा, फंगी में होगा ओनली सेल वॉल। राइबोसोम्स 70s टाइप होता है, 70s टाइप होता है, इसमें राइबोसोम्स का 80s टाइप होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का? तो बैक्टीरिया हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है ब्लू ग्रीन एल्गी, इट मीन्स की साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है क्या? तो ह्यूमन सेल्स हो गया, बहुत सारा सेल्स हो सकता है यूकैरियोटिक के अंदर, बट आपको बस याद रखना है मेनली प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम फैक्ट्स में हम लोग देखें तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, डीएनए फ्लोट्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। डीएनए जो साइटोप्लाज्म में होता है वो फ्रीली फ्लोट करेगा। ठीक है, डीएनए फ्लोट्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस जो इनक्लोज्ड होता है किसमें? तो न्यूक्लियर इनवेलप के इनवेलप से, न्यूक्लियस इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर इनवेलप। कंपेरिजन अगर हम लोग करें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक में, इसमें प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। साइज प्रोकैरियोटिक का छोटा होगा, यूकैरियोटिक का साइज बड़ा होगा।
ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है बड़ा सा चीज़, बस नाम में ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड हार्ड चीज़ है ये। ठीक है, 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स। क्या क्या बेसिक कंपोनेंट है? तो हम लोगों को पता है कि सेल स्ट्रक्चर जो होता है, द सेल्स हैव वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लाइक सिलेंड्रिकल हो सकता है, इलेप्टिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। लेकिन 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 ये जितने भी टाइप ऑफ सेल होगा उसके अंदर 3 मेन टाइप होगा। कौन सा? तो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाद होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाइट्स। ठीक है, और बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होगा? प्लाज्मा होगा, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो सकता है? थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? तो थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आउटर कवरिंग होता है, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो कि एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक कैसा मेम्ब्रेन होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। इट मीन्स कि जो भी चीज़ आ रहा होगा उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा इस सेल के लिए वही अंदर आ सकता है, बाकी ये अंदर आने नहीं देगा। सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके वो अंदर सेल के अंदर भेजता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म, सेकेंड कंपोनेंट। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, फिल्स द सेल्स। ये सेल के अंदर होता है क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड लाइक जेली लाइक फ्लूइड होता है, कंटेंस ऑल सेल ऑर्गेनल्स। इसके ही अंदर जितने भी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होता है सेल के अंदर, वो फ्लोट होते रहता है इसी साइटोप्लाज्म के ऊपर। साइट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और यहीं पर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस को, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो ये एक सेल के बीच में होता है, यानी कि कंट्रोल करता है पूरे सेल का फंक्शन। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, डायरेक्ट्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। ये क्या करता है? जितने भी टाइप ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है वो उसको डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है। और इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? तो डीएनए होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन प्लांट। तो प्लांट में क्या क्या हो गया? सेल वाल दिखेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स दिखेगा। वैक्यूल्स का मतलब होता है एक खाली जगह। ठीक है, सेल वाल क्या होता है? रिजिड आउटर लेयर आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है? तो सेल वाल कुछ ऐसा दिखता है आपको, ये है बाहरी लेयर सेल वाल का। ठीक है, यही है सेल वाल जो कि आपके प्लांट में दिखेगा, जो कैसा होता है? रिजिड, बहुत ज़्यादा कठोर टाइप का दिखता है। रिजिड आउटर लेयर आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेड ऑफ सेलुलोज। ये किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज। ओके, और प्रोवाइड्स शेप स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल वॉल। और अच्छा ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, तो आप लोग इजीली यहाँ पे टिक लगा सकते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होगा ओनली इन प्लांट सेल। और सेल वॉल अगर प्लांट सेल में है तो एनिमल सेल में क्या होगा? तो वो होगा एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, इट मीन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट सेल में और क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेंस क्लोरोफिल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इसी में होगा, फोटोसिंथेसिस गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स। ये क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ग्रीन पिगमेंट इनसाइड द सेल वॉल, इनसाइड द प्लांट सेल इज कॉल्ड क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। अच्छा ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बहुत बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स मीन्स कि ये जो आपको दिख रहा है इसके बीच में होता है पूरा जगह खाली। ये इतना जगह आपको खाली दिखेगा। ये अगर प्लांट सेल है तो ये आपको ये जगह खाली दिखेगा, इसी को हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स।
VACULES, वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स का काम क्या है, यहाँ पे स्टोर्स वाटर, वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, कंटेंस टर्जर प्रेशर इन प्लांट सेल। मेंटेन करता है टर्जर प्रेशर, जितना भी प्रेशर प्लांट सेल पे आता है उसको यही मेंटेन करता है बाय रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है। जितने भी टाइप का प्रेशर आपको प्लांट सेल पे मिल रहा है वो कौन मेंटेन करेगा, तो यही वैक्यूल मेंटेन करता है। ये क्या करता है, स्टोर करता है पानी को भी, और जितने भी टाइप का वेस्ट होता है जो प्लांट सेल यूटिलाइज कर देता है वो जाके सारा स्टोर हो जाता है इसी वैक्यूल्स के अंदर। और ये जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करके रखता है। एग्जाम फैक्ट्स में हम लोग देख सकते हैं कि सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में क्या क्या होता है, प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, सेल वाल और वैक्यूल्स। एनिमल सेल में क्या नहीं होता है, तो ये तीनों नहीं होंगे। क्या वैक्यूल प्रेजेंट होगा एनिमल सेल के अंदर, तो द बिग नो, नहीं, वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा। बट वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा ओनली इन द माइक्रोफॉर्म, जिसका कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। नेग्लिजिबल हम लोग बोल सकते हैं, न के बराबर वो होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग देखते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थिन लिविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल, ये सेल को सराउंडिंग किया रहता है बाहर से। स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स। फंक्शन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लिपिड बाइलेयर होता है विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स होता है। इसका फंक्शंस क्या क्या है, तो गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि सेल वाल का फंक्शन क्या था, को प्रोटेक्शन देता था और शेप देता था प्लांट सेल को, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है और शेप देता है, प्रोवाइड करता है। सेपरेट सेल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, और सेल को सेपरेट करता है उसके बाहरी सराउंडिंग से। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट, कंट्रोल मूवमेंट करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि सब्सटेंस ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर आए। यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्ट करके ही अंदर वो भेजेगा किसका काम है और किसका काम नहीं है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू, ओनली सर्टेन सब्सटेंस को ही ये पास होने देगा, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कौन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट मीन्स की सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये बिहार पुलिस के क्वेश्चन में आया हुआ था पिछले साल, ठीक है, जब मैंने दिया था। और उसमें ये क्वेश्चन था, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो क्लास 9 से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ रहा था। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑस्मोसिस ओनली होगा किस में, तो लिक्विड में होगा, यानी कि फ्लूइड्स में होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस फ्लूइड के कारण होता है और डिफ्यूज़न होता है नॉट कंपल्सरी कि फ्लूइड होगा वहाँ पे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डज नॉट रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन, डिफ्यूज़न में कोई मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ऑस्मोसिस में होता है फ्रॉम वाटर कंसंट्रेशन लोअर वाटर टू वाटर कंसंट्रेशन, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन तक इसका ऑस्मोसिस का फ्लो होता है। इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसका, तो वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। मेंटेनिंग सेल का शेप, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोसिस के कारण ही होता है, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर मेम्ब्रेन, ये क्या था कि डिफ्यूजन में कोई टाइप का मेम्ब्रेन का ज़रूरत नहीं है। परफॉर्म परफ्यूम स्मेल स्प्रेडिंग इन रूम, जो भी हमारे रूम में परफ्यूम का स्प्रेड हो रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, तो डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। डिफ्यूज़ हो रहा है, इट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। O2 इंटरिंग सेल ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, जो भी ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर जा रहा है रिस्पिरेशन के दौरान।
वो डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। CO2 लिविंग सेल्स, ठीक है, कंटेन अनटिल इक्विलिब्रियम इज रिच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा ये तब तक कंटिन्यू हो रहेगा, यानी कि जब तक हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन एक टाइप का कंसंट्रेशन ना हो जाए तब तक ये फ्लो करता रहेगा। अगर बाहरी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए अंदर के कंसंट्रेशन के तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि डिफ्यूज़न वहीं पे रुक जाएगा। ओके, फैक्ट क्या क्या है, डिफ्यूज़न मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स नॉट जस्ट वाटर, किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट डिफ्यूज़न कहलाता है, बट ऑस्मोसिस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली, मेम्ब्रेन इज नेसेसरी। तो ठीक है, हम लोगों का ये पार्ट 1 कंप्लीट रहा और ये थोड़ा सा लंबा हो चुका है, 40 मिनट के अप्रॉक्सी हो चुका है। तो पार्ट 1 कंप्लीट रहा और आने वाले पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये टॉपिक जब कवर हो जाए तो MCQs बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे आते रहते हैं, MCQ PYQs, आप लोगों को वो लगाते रहना है। या फिर आप लोगों को एक जनरल साइंस का जो बुक आता है लूसेंट का बुक, वो भी आप लोगों को अपने पास रखना है और उससे टॉपिक को क्लियर करते रहना है। या फिर क्लास 9 का NCERT का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर आप लोगों को देखते रहना है। तो ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू द चैनल जो भी इस चैनल पे न्यू है। एंड चैनल छोटा ही है पर यार मेहनत लगता है, तो सपोर्ट करिए। आप लोगों का एक सपोर्ट यहाँ पर मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकता है। आप लोगों से कुछ पैसा तो मांगा नहीं जा रहा है, बस छोटा सा सपोर्ट है। सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी आपका ग्रुप है, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।